हेलो, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज रक्षाबंधन है। सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके कदम हमेशा आगे बढ़ते रहे और मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि आपको जब मौका मिला है, आपको वक्त मिला है, तो आप एक बेहतर करियर को चुनें ताकि आपके अधिकार, आपकी स्वतंत्रता बनी रहे। अमेरिका का समाज और अरब देश का समाज में मुख्य अंतर है। ये है, मान लीजिए अमेरिका का समाज के बारे में हम पढ़ेंगे और अरब देश के समाज को हम देखते हैं। तो जब हम मार्क्सवाद पढ़ेंगे, यानी कि इकोनॉमिक्स में जब हम मार्क्सवाद के बारे में पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य में गांधीवाद और मार्क्सवाद को हम समझेंगे, तो हम पाएंगे कि मार्क्स कहते हैं कि किसी भी अर्थव्यवस्था के केंद्र में जो मुख्य भाग होता है वो अर्थ होता है। यानी कि कितना महिलाएं पैसा कमा सकती हैं और कितना महिलाएं अधिकार पाती है, इसका मुख्य निर्धारण उस समाज का अर्थव्यवस्था पे निर्भर करता है। अमेरिका का समाज जो है, ये है अमेरिका और ये है अरब, ये है अरब देश। महिलाओं को यहाँ छूट, महिलाओं को यहाँ स्वतंत्रता क्या है, कम है। स्वतंत्रता कम है तो वो अर्थव्यवस्था में, अर्थ उपार्जन में उनका भागीदारी क्या होता है, अर्थ उपार्जन में कम। यानी कि वो घर में ही रहती है, उनको मौका नहीं मिल पाता है। जबकि अमेरिका के समाज को हम देखेंगे तो महिलाओं को स्वतंत्रता अधिक है। महिलाओं को क्या है, अधिक है। इसलिए अधिक है क्योंकि वहां की महिलाओं को अर्थ उपार्जन में मौका दिया गया है। वो घर से बाहर निकलती हैं, वो अपने आय का स्रोत ढूंढती है और वो अपनी एक बेहतर स्थिति को प्राप्त करती है। इसीलिए सही बहनों से निवेदन है कि आपको मौका मिला है तो एक बेहतर करियर को चुने। आप एक स्किल सीखिए। चूंकि आज रक्षाबंधन है तो बहनों को विशेष तरह से मुझे समझाने का मेरा फर्ज है। आपसे निवेदन है, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। तो आप सबों को मैं एक बार फिर से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके उत्तम स्वास्थ्य का मैं कामना करता हूं और यह भाई आपके साथ हमेशा सुख दुख में खड़ा रहेगा। और आज हम परसेंटेज के क्लास 4 में हैं और आज हम आगे लेक्चर को बढ़ाएंगे। मेरा कोशिश है कि मैं मैथ्स को बहुत धीरे धीरे और समझाते हुए मैं आगे बढ़ ले चलूँ, ताकि मैथ्स का जो डर है, मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ आप हमारा क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 कंटिन्यू देखते आएँ, प्रॉपर नोट्स बनाते हैं, तो आप एक बेहतर स्थिति में हो सकते हैं। दरअसल होता क्या है कि आप हमारा लेक्चर 4 अचानक सुने, इससे पहले जो हमारा लेक्चर 1, 2, 3 आपने नहीं देखा है और अचानक लेक्चर 4 आपको मिल गया है। तो आपसे निवेदन है कि 1, 2, 3 लेक्चर को सीरियल वाइज देखेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से हमारे इस टॉपिक जो परसेंटेज है समझ पाएंगे। तो आज हम 9th नंबर से चलेंगे। चूँकि पिछले क्लास में मैं 8 टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया था। ये जो क्वेश्चन आप बोर्ड पे देख रहे हैं, ये यूपीएससी का प्रश्न है, ये यूपीएससी में आया हुआ है। अगर मैं यहाँ लिखूँ यूपीएससी तो आप समझ ही सकते हैं कि ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है।
मैं चूंकि ईयर भूल रहा हूं कि किस ईयर में आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन यूपीएससी का है। इसका मतलब ये है कि इस बोर्ड में जो है लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन जो है आपका यूपीएससी, यूपीपीसीएस यानी स्टेट पीसीएस और एसएससी का कॉम्बो पैक है। एक बार परसेंटेज पढ़ लिया तो समझो आप पूरा कंप्लीट कर लिए, लगभग 90% आपका परसेंटेज कवर हो जाएगा। 10% का वादा इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि 10% खुद का माइंड जो है अप्लाई करना होता है क्वेश्चन पे, कैसे आपने हमारे अभी टॉपिक को समझा है तो उस पर भी निर्भर करता है। आइए मैं इसको सॉल्यूशन की ओर बढ़ता हूँ। ये है सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं क्वेश्चन डील करता हूँ कि क्वेश्चन का क्या डिमांड है। बोलता है कि मूल्य में 20% कमी होने से किसी वस्तु का मूल्य जो था उसमें 20% का क्या हो गया, कमी हो गया, और ऐसा होने से 600 रुपया में 4 केजी अधिक चावल क्या करता है, अब खरीद पाता है। तो चावल का वर्तमान मूल्य और पुराना मूल्य क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो आप हम इसको सॉल्यूशन देखते हैं। 600 रुपया यहाँ लिखते हैं। 600 रुपया का 20% का बोल रहा है, मूल्य में 20% कमी होने से, तो 600 रुपया में अगर हम 20% कमी कर देते हैं तो ये कितना निकलेगा, ये से ये कट गया, 6 दूना 12, यानी कि ये क्या हो गया, 120 हो गया। ठीक है, अब ये 120 में यानी 600 का 20% निकालेंगे हम तो 120 रुपया आ गया। अब ये 120 रुपया में 4 केजी क्या कर रहे हैं, 120 रुपया में, ये रुपया है केजी है, 120 रुपये में 4 केजी अगर 4 से हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ निकल जाएगा 30 रुपया। ठीक है, यहाँ 1 केजी आ जाएगा, यानी कि 1 केजी जो अभी हम खरीद पा रहे हैं वो 30 रुपया में खरीद पा रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझने में कोई दिक्कत है? यानी कि ये क्या हो गया, अभी ये इसका ये जो है वर्तमान मूल्य हो गया, करंट, ये जो निकल गया ये वर्तमान मूल्य निकल गया। यहां तक समझ पा रहे हैं? अब ये देखिए, वर्तमान मूल्य जो है 1 रुपया प्रति केजी, सॉरी 1 केजी का दाम जो है 30 रुपया, यानी 30 रुपया प्रति केजी, यानी वर्तमान मूल्य जो है 30 रुपया है, क्या है, प्रति केजी। ठीक है, ये हो गया आंसर फर्स्ट, आंसर फर्स्ट ये हो गया। अब ये देखिए, हमें ये बताइए 20% जो है क्या होता है, कमी होता है, तो 20% कमी होता है तो बचता क्या है, 80%। 80% के बराबर हम कर देंगे, क्यों, 30 को करेंगे, क्यों, क्योंकि 20% कमी हो गया, 20% कमी है जो, यानी कि वो अपने आप में क्या हो गया, 80% है। और चूंकि इसका अभी हमने निकाला 30 रुपया प्रति केजी, यानी जो 30 रुपया जो है ये अपने आप में कितना परसेंट है, 80% है। ये 30 रुपया जो है अपने आप में 80% है। आपको ये समझना होगा, 20% कमी होने का मतलब अपने आप में कितना है, 80%। और मैंने अभी यहाँ कैलकुलेट करके निकाला है कि 600 रुपया का 20% जब हम निकालेंगे तो 120 रुपया होगा, और 120 रुपये में चूंकि 4 केजी अधिक रहा है इसीलिए हम 4 से डिवाइड किया। अगर 10 केजी अधिक होता तो 10 केजी से डिवाइड करते हैं तो 1 केजी का मूल्य निकल गया। तो ये जो प्रेजेंट मूल्य जो है अपने आप में क्या है, 80% के बराबर में है। लेकिन बोल रहा है कि हमारा पुराना मूल्य क्या होगा, तो पुराना मूल्य जो है 100% अपने आप में होगा, तो इसीलिए हम बोलेंगे 100% बराबर क्या होगा, ये 30 इधर आ जाएगा और 80 इधर आ जाएगा, और ये चूंकि प्रतिशत है तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से इसको हम कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से ये जो कैलकुलेट करने के बाद हमारा लगभग जो आएगा इसका कैलकुलेशन 37 पॉइंट, ये जो आएगा कैलकुलेशन 37.50, ठीक है, इतना, यानी 37 रुपया 50 पैसा, ये क्या हो गया, ओल्ड प्राइस, ये क्या हो गया, ओल्ड प्राइस। हम इसी स्ट्रेटजी और इसी तरह सॉल्यूशन करेंगे, समझ पा रहे हैं आप?
थोड़ा सा बोर्ड में ये जो है 80% बराबर ही आपको दिख पा रहा होगा, तो मैं फिर से सॉल्यूशन करता हूँ यहाँ से, क्योंकि मैं अभी देखा तो यहाँ तक तो अच्छा से दिख रहा है। तो 80% बराबर 30 रुपया हो गया, ठीक है। तो 100% बराबर क्या होगा? तो 80% बराबर यहाँ जो है, इसको आप समझिए ऐसे कि 80% जो है वो 30 रुपया के बराबर है, ठीक है। इसीलिए 100% हम निकालेंगे। 100% क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है। 80% मूल्य जो हो गया इसके बराबर हो गया। 80% जो मूल्य हो गया ये न्यू प्राइस हो गया, इसको हम बोलेंगे न्यू प्राइस। यानी कि अभी जो कम होने के बाद इतना दे रहा है, लेकिन कम होने से इतना प्राइस हो गया, लेकिन ओरिजिनल प्राइस उसका जो अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। पुराना मूल्य निकालना है तो 30 को यहाँ लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे 80 और यहाँ 100%, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हम 37.50 क्या करेंगे? रुपया पाएंगे। यानी ये जो मेरा है ओल्ड प्राइस है, ठीक है। कैसे निकला आपको समझ में आ रहा होगा। आपको फिर से मैं एक बार समझाने का कोशिश करता हूँ, आप देखिएगा कि क्वेश्चन ये है कि मूल्य में 20% कमी होने से 600 रुपया में 4 केजी अधिक चावल खरीदता है, तो चावल का वर्तमान मूल्य और पुराना मूल्य क्या होगा? तो हम सबसे पहले देखेंगे 600 रुपया का ये 20% कमी होने था, 600 रुपया यहाँ लिखेंगे और 20% निकालेंगे, कितना आ गया? 120 आ गया। अब 120 यहाँ लिख देंगे। अब चूंकि यहाँ 4 केजी अधिक चावल खरीदता है, अगर यहाँ 10 केजी होता है या 15 केजी होता है, 15 से हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो इस 4 से डिवाइड किया तो 1 आ गया। 1 केजी जो है 30 रुपये में दे रहा है, यानी वर्तमान मूल्य जो हो गया 30 रुपया प्रति केजी हो गया। आंसर 1 हो गया, जो कि ये पूछ रहा वर्तमान मूल्य बताइए। अब ये जो 30 रुपया आया, जो कि क्या ये जो 30 रुपया जो आया ये 20% क्या होने से? कमी होने से। तो ये जो 30 रुपया है 20% कम होने से, यानी कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो 20% कम हो गया, तो अपने आप में ये क्या है? 80% है। तो 80% बराबर हम यहाँ अभी 30 रुपया दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि 30 रुपया जो आया 20% कमी होने से, तो अपने आप में ये जो 30 रुपया है 80% है। तो 80% बराबर 30 रुपया, तो 80% बराबर 30 रुपया, तो 100% बराबर निकालेंगे हम। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, बराबर के साइड इसको ले आएंगे, यहाँ से करेंगे तो ये होगा ओल्ड प्राइस, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया 1 और ये आंसर नंबर हो गया हमारा 2। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चूंकि ये नया टाइप का क्वेश्चन है और थोड़ा सा जटिल भी है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, और इसको मैं इजी फॉर्मेट में तैयार करके आपके समक्ष प्रस्तुत किया हूँ। आप समझने का कोशिश करें। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे तो आगे का एडवांस क्वेश्चन आपके साथ आएगा आपके सामने, तो वो क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये जो है मैंने डील किया 600 रुपया, 600 रुपये का 20% कितना हो गया? 120 रुपया। 120 रुपया को 4 से हम डिवाइड करें, क्यों? 4 केजी अधिक मिल रहा है, तो 4 केजी से हम डिवाइड करें, 4 से डिवाइड करेंगे, ये 30 आ गया। और ये 30 रुपया जो अभी आया 20% कमी होने से, तो ये जो 30 रुपया अपने आप में क्या 80% के बराबर है। ये 30 रुपया हो गया। अब यहाँ से कैलकुलेशन मेरा काम है। ये हो गया आंसर 1, ये हो गया आंसर 2। आई होप आपको ये बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे आप इससे। और मैं इसको इरेज करता हूँ।
अब पिछले क्वेश्चन का ही ये पैटर्न है, थोड़ा सा वहाँ पे कमी था, यहाँ वृद्धि हो गया और एक व्यक्ति को 600 रुपये में 10 केजी चावल अधिक खरीदता है, तो नया मूल्य और पुराना मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला है। पिछले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाएंगे तो आपको बेहतर तरीके से ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे अभी हम बोले एक व्यक्ति जो है चावल का मूल्य में 25% का वृद्धि हो जाता है, ठीक है। चावल के मूल्य में 25% वृद्धि हो जाता है। पहले जिस प्राइस से चावल खरीद रहा था उसके तुलना में 25% ये मूल्य में वृद्धि हो जाता है और ऐसा करने से एक व्यक्ति को 600 रुपया में 10 केजी चावल क्या होता है, कम खरीदता है। तो नया मूल्य और पुराना मूल्य क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। तो हम इसको अब सॉल्यूशन करते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। 600 रुपया का 600 यहाँ है, अब यह क्या 25%, 600 का हम 25% निकालेंगे। 600 का हम क्या करेंगे 25% हम निकाल दिए, ये से ये कट गया, 25 छः कितना होता है 150, ठीक है, ये 150 रुपया हो गया। अब 150 रुपया में 10 केजी चावल क्या होता है, कम खरीद पाता है। तो दूसरा स्टेप जो मेरा होगा 150 डिवाइड बाई क्या होगा 10, चूंकि 10 केजी चावल कम खरीद पाता था, यहाँ हो गया, ये क्या हो गया 15 रुपया, ठीक है। 15 रुपया प्रति केजी यहाँ लिख सकते हैं। 15 रुपया प्रति केजी, ठीक है। अब सोचिए 15 रुपये प्रति केजी जो ये मूल्य आ गया, ये जो कि क्या हो गया, यानी कि ये न्यू प्राइस है, ठीक है, न्यू प्राइस। आंसर ये फर्स्ट मेरा आ गया। अब ये हमें आप ये बताइए, ये जो 15 है, ये जो 15 है, पिछले बार मुझे यहाँ पे जो आ रहा था वो शायद 30 आ रहा था, तो चूंकि 25% क्या वहाँ पे 20% कम हो गया था, तो वहाँ पे 20% कम हो गया था, अपने आप में क्या था वो 80%, यहाँ बोल रहा 25% वृद्धि हो गया। तो 25% वृद्धि होने का मतलब क्या है, पहले था वो 100, अभी 25%, यानी कि 125% हो गया। 125% बराबर क्या 15 रुपया, यही बोल सकते हैं ना। चूंकि ये पिछले का क्वेश्चन में था 20% का कमी हो गया, और ऐसे करने तो यहाँ पे आंसर जो आया 30 रुपये प्रति केजी आया था। अब जो क्वेश्चन है उलट हो गया, उल्टा हो गया, 25% वृद्धि हुआ है। तो पहले 100 में घटा देंगे, 20 था, और अभी हम जब इस प्रश्न में आए हैं तो 100 में वृद्धि चुकी हो 25, तो 25 जोड़ देंगे, 100 प्लस 25 125 बराबर ये क्या हो गया 15 रुपया हो गया। और अपने आप में जो होता है, अपने आप में हमें 100% निकालना है, तो 100% बराबर, तो 100% बराबर, तो 100% बराबर क्या होगा, ये 15 यहाँ आ जाएगा और ये जो है 125 यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ आ जाएगा 100%। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये आएगा 12 रुपया प्रति केजी, ठीक है, 12 रुपया प्रति केजी, यानी कि ये क्या है मेरा ओल्ड प्राइस है, ओल्ड क्या है प्राइस है। अब हमें ये बताइए, चूंकि मूल्य में वृद्धि हो जाता है, अगर मान लीजिए मूल्य में वृद्धि हो गया, तो मूल्य में वृद्धि हो गया यानी कि यहाँ 15 रुपया आ गया, और जब हम एक और कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे, तो 15 रुपये प्रति केजी आ गया, तो ये क्या पुराना मूल्य था और ये क्या है नया मूल्य होगा। चूंकि मान लीजिए प्राइस जब आगे बढ़ रहा है 25% वृद्धि हो गया, तो यहाँ पे कैलकुलेशन किए 15, यहाँ पे कैलकुलेशन किए 12 रुपया, तो मूल्य वृद्धि होने से प्राइस में भी वृद्धि होगा, तो यहाँ पे 12 रुपया आ गया और यहाँ पे यहाँ 15 रुपया आ गया और यहाँ 12 रुपया आ गया। तो ये जो 12 रुपया है प्रति केजी के हिसाब से ये ओल्ड प्राइस है, और यहाँ जो है ये न्यू प्राइस है। आंसर ये फर्स्ट है और ये आंसर हमारा ये सेकंड है। जो आप 8 ये इससे पहले जो 9th प्रश्न जो मैंने सॉल्व किया है उसको पैटर्न को समझिए, उसी पैटर्न उसी फॉर्मेट पे है, यहाँ वृद्धि है, उससे पीछे वाला क्वेश्चन में क्या था कमी था। आई होप आप इसको बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे।
एक बार फिर से मैं बोर्ड से हट जाता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? अगर आपको दिक्कत या परेशानी आप महसूस करेंगे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि मैथ है, एक टाइप का मैथ्स जो होता है, मैं आपको बताते हुए हर एक टाइप का मैथ्स आपके पास बता रहा हूँ। टाइप एक है और उसी का मैं 2-4 सॉल्यूशन करवाता तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आता। लेकिन उससे क्या होता, समय भी बर्बाद होता और जब आप रिवीजन करेंगे एग्ज़ाम देने के समय तो आपको बहुत लेंदी फील होगा। तो मेरा ये टारगेट है कि जितने अलग-अलग टाइप का जो क्वेश्चन है, मैं आपको ईज़ी तरीके से आपके समक्ष प्रस्तुत करूँ, आपको सामने सॉल्व करके दिखाऊँ, ताकि जब आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं और जब आपको रिवीजन करना हो तो आपका एक कंक्रीट नोट्स बन के तैयार हो। आई होप आप मेरी भावनाओं को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि मेरा भी कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस भी अपने आप में बहुत बड़ा पूंजी होता है। कलम के मूल्य में कलम के मूल्य में 25% की क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। बढ़ोतरी, जिसको वृद्धि हो बोल सकते हैं, बढ़ोतरी हो गई, बढ़ोतरी हुई। अब 1 रुपया में 2 कलम, 1 रुपये में 2 कलम क्या होता है? कम मिलता है। 1 रुपये में 2 कलम कम मिलता है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन हम करेंगे। कलम के मूल्य में 25% की क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई। और ऐसा करने से 1 रुपया में 2 कलम कम मिलता है। क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो गया, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया। 25% की बढ़ोतरी होगी। भैया मैंने आपको बताया था 25% की बढ़ोतरी या 25% की वृद्धि। 25% का मतलब क्या होता है भैया? 25% का मतलब होता है 25/100। 25 से कम 25, 25 चौके 100, ये हो गया 1/4। ठीक है, यहाँ बोल रहा है बढ़ोतरी। मैंने आपको बताया था कि जब भी बढ़ोतरी की बात करें तो एक, चूंकि इसमें 1/4 हो गया, एक बढ़ रहा है, 4 में एक बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लिखेंगे और ये लिखेंगे 4। यानी कि जो माल था, जो रुपया था, 4 रुपया से बढ़कर 4 रुपया से बढ़कर 4 रुपया से बढ़कर ये क्या हो गया? 5 रुपया हो गया। यानी कि ये जो प्राइस था, ये पी था प्राइस, ये 4 से बढ़कर कितना हो गया? 5। और यहाँ बोल रहा है 1 रुपया में 2 कलम कम मिलता है। P इंटू सी, मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, P इंटू सी इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर। भैया P है, C है, इसको हमने बताया था कि इसको क्रॉस कर देना है। ये हो गया, यहाँ लिखेंगे 5 और यहाँ लिखेंगे 4। क्यों? क्योंकि E जो है एक्सपेंडिचर अभी यहाँ सेम है। एक कलम के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो गई। अब जो है 1 रुपये में 2 कलम कम मिलता है, यानी खर्च मेरा सेम है। तो P इंटू सी, 5 चौके 20, यहाँ भी 20 रुपये खर्च कर रहा है और 5 चौके 20 यहाँ भी क्या कर रहा है? 20 रुपये खर्च कर रहे हैं। यानी कि ये जो है बराबर है। अभी कुछ प्रश्न जो हिडन होता है, ये समझना होता है कि यहाँ पे एक्सपेंडिचर बराबर है कि नहीं। तो अभी देखिए, ये प्रश्न में खुद बोल रहा है कि 1 रुपया में 2 कलम कम मिलता है, यानी पहले जितना खरीदता था, जितना पहले खर्च करता था उतना ही खर्च है, यानी एक्सपेंडिचर अभी क्या है?
एक्सपेंडिचर सेम है। ठीक है, कंजप्शन अब क्या बोल रहा है, 1 रुपया में 2 कलम कम मिलता है। इस 1 रुपया में 2 कलम कम, अभी के इसके बीच में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अब अगर 5 है ये, तब इसको हम 2 से गुना करते हैं, 5 दूना कितना हो गया 10, और ये 4 है, 4 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 8, इसको 2 से गुना किए, 5 है तो 5 गुने 2 यानी 10, यहाँ 4 है तो 4 गुने 2 कितना हो गया 8। अब इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 2, 2 का अंतर है। अब 2 का बोल रहा है कि 1 रुपया में 2 कलम कम मिलता है, यानी कि 2 का अंतर मिल गया हमें 2 कलम। ठीक है, ये कंजप्शन है। कंजम्पशन का मतलब होता है वस्तु से, ये मान लो कलम है, ये कलम ही, कंजप्शन का मतलब उपभोग है, कलम। अब यहाँ 2 कलम का अंतर हो गया, यानी कि अब आंसर आ गया 1/10, और एक आंसर आ गया, क्या आ गया 1/8। आप समझ पा रहे हैं, यानी कि 1 रुपया में 10 कलम। ठीक है, 1 रुपया में 10 कलम, और यहाँ जो 1 रुपया में 8 कलम, इसको हम लिखेंगे ये 8 कलम। ये जो हो गया ओल्ड रेट हो गया, क्या हो गया ओल्ड रेट, और ये जो हो गया न्यू रेट। क्यों हो रहा है, कुछ प्रश्न आपको भी समझना होगा, क्योंकि आप देखिए क्या बोल रहा है कि कलम के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो गई। भैया, कलम के मूल्य में अगर बढ़ोतरी हो गया तो कोई भी हमें चीज जो है, अगर वस्तु का दाम बढ़ जाता है तो हमें वस्तु क्या होगा, कम मिलेगा। यहाँ पे ये जो ओल्ड प्राइस है, पहले 1 रुपया में क्या था 10 कलम मिलता था, लेकिन अब जो है 1 रुपया में 8 कलम मिल रहा है। इन दोनों के बीच में क्या है, अब क्या हो रहा है, 2 कलम का अंतर है। तो अब ये समझ में 1 रुपये में 2 कलम कम मिलते हैं, यानी 1 रुपया में 10 कलम मिल रहा था, अब 1 रुपया में क्या हो रहा है 8 कलम मिल रहा है। कुल कितना कलम का अंतर हो रहा है, 2 कलम का, यानी 1 रुपया में 2 कलम का अंतर मिल रहा है। तो आपका ये हो गया 1 रुपया में 10 कलम और 1 रुपया में 8 कलम, ये आपका आंसर है। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि पुराना मूल्य क्या था, तो 1 रुपया में 10 कलम, और नया मूल्य क्या है, तो 1 रुपया में 8 कलम। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। चलिए मैं इसको एक बार फिर से डील करता हूँ। प्रश्न है कि कलम के मूल्य में 25% की बढ़ोतरी हो गई। भैया, 25% की बढ़ोतरी का मतलब मैंने परसेंटेज का क्लास 1 में आपको समझाया था कि बढ़ोतरी एक चार्ट तैयार करवाया था। चार्ट मान लीजिए आपने तैयार नहीं किया है, याद नहीं किया है, तो 25% की वृद्धि, 25% का मतलब होता है 25% का मतलब होता है नीचे 100। ठीक है, कैलकुलेट किया तो 1/4 आ गया। अब यहाँ बढ़ोतरी, यहाँ वृद्धि की बात करें, वृद्धि का मतलब मैंने आपको समझाया था कि इसके आपस में जोड़ के ये लिखेंगे, ये पुराना ये बेस है तो बेस का बेस लिखेंगे, और चूंकि बढ़ोतरी है और यहाँ 1 है तो 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5/4 हो गया, यानी 4 रुपये से बढ़कर क्या हो रहा है 5 रुपया। कोई मूल्य पहले 4 रुपया था, अब उसी वस्तु को 5 रुपया में बेच रहा है, तो हमें क्या होगा, पहले में ज्यादा कलम मिलता और अब रुपया, वस्तु का दाम बढ़ गया तो हमें क्या होगा, कम कलम मिलेगा। तो हमने 4 रुपये से बढ़कर 5 रुपया, यानी पी का मतलब होता प्राइस, ये जो 4 रुपये से बढ़कर 5 रुपया हो गया। और कंजप्शन है पी, चूंकि पी और गुने सी होता है, ए एक्सपेंडिचर होता है, पी इतना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैंने बताया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कंजप्शन चुकी है, यहाँ पे जो एक्सपेंडिचर है, चूंकि 1 रुपया में 2 कलम कम मिल रहा है, कहने का मतलब है पहले जितना खर्च करता था उतना खर्च अभी भी कर रहा है, लेकिन मूल्य के बढ़ने से वस्तु क्या हो रहा है, कम मिल पा रहा है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 यहाँ लिखेंगे, 4 यहाँ लिखेंगे, तो P इंटू सी इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। P इंटू सी इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। 5 के 20, 5 के 20, यानी कि यहाँ भी 20 रुपये खर्च करें, यहाँ भी 20 रुपये खर्च करें। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बोल रहे हैं 1 रुपये में 2 कलम कम मिलता है। यहाँ जो कलम का अंतर है, 1 कलम का अंतर है, 5 और 4 के बीच में 1 का अंतर है, तो 1 नहीं लेना है, 2 कलम कम मिलता है। तो 2 कलम कम मिलने के बाद क्या करेंगे, 5 को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 10, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8। अब देखिए 8 कलम है और ये क्या 4 कलम है, तो देखिए 1 रुपया में 2 कलम, अभी 2 कलम का अंतर हो गया, तो समझिए 2 कलम का अंतर। अब 1 रुपया में 10 कलम मिल रहा था, अब जो मिलेगा 1 रुपये में 8 कलम मिलेगा। ये हो गया ओल्ड और ये हो गया न्यू रेट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर ये प्रश्न बोलता 1 रुपये में 3 कलम
कम मिलता है तो क्या करते हम, यहाँ आगे बढ़ाते तो 5 को 3 से गुना करते थे, 5 दिया, यहाँ 5 को 3 से गुना करते, क्या हो गया 5 दिया 15, और यहाँ हम अगर 4 को 3 से गुना करते कितना हो गया 4 दिया 12, 12 और 15 में अगर मैं अंतर होगा तो यहाँ 3 का, तो 1 रुपया में 3 कलम अगर क्वेश्चन आता तो हम यहाँ 3 का अंतर ढूंढ करके लाते। आगे हम अंतर बताएंगे और इसको सोल्यूशन करेंगे आगे। अगर अलग इसका अगर अलग रूप में पैटर्न अगर आता है क्वेश्चन के रूप में तो आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा। बहुत ही इजी और सरल तरीके से मैंने आपको बताया था कि कलम के मूल्य में 25% का वृद्धि का मतलब क्या होता है। तो यहाँ का वृद्धि से यहाँ से मैंने यहाँ तक पहुँच गया। अब जो है 1 रुपया में 2 कलम कम मिलता है, तो यहाँ चूंकि कलम का अंतर 1 का आ रहा है, अब मुझे 2 कलम का अंतर मिलता है, चूंकि ये क्या है कंजप्शन है, ठीक है कंजप्शन है। तो यहाँ कंजप्शन के लिए हम 2 का अंतर लिखेंगे, तो 2 का अंतर लाने के लिए 5 दूना 10 और 4 दूना 8, इतना तक पहुंचने के बाद हो गया 1/10, यानी 1 रुपया में यहाँ अंतर 1 है तो 1 रुपया में 10 कलम और 1 रुपया में 8 कलम। यहाँ तक का सॉल्यूशन आपको समझ आ रहा होगा। मैथ्स आधे घंटे रोज प्रैक्टिस कीजिए, रोज का रोज प्रैक्टिस कीजिएगा आधे घंटे, और 5 अलग अलग टाइप का हम पढ़ते जाएंगे तो हमारे पास कंसेप्ट बिल्ड होता जाएगा। और आधा घंटा या 45 मिनट जो भी है अगर हम मैथ्स को देते हैं तो मेरा मैथ्स जो है, मैथ्स का फील्ड या मैथ्स का जो टॉपिक है मेरा स्ट्रांग हो जाएगा। और हम मैथ्स से जो डर है, हमारा काम है डर को क्या करना, भगाना। तो आई होप आपको मजा आ रहा होगा आज का लेक्चर में। 12 नंबर क्वेश्चन 12 नंबर का टाइप है। अब ये देखिएगा उसी टाइप का थोड़ा सा इसमें चेंज है। एक कलम का मूल्य में, एक कलम के मूल्य में 20% वृद्धि, 20% क्या होता है वृद्धि हो जाती है, ठीक है वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति को 2 रुपया में 6 कलम, 2 रुपया में 6 कलम कम खरीदता है, तो वर्तमान में एक रुपया में कितना कलम उपलब्ध है। एक कलम का मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है। भैया एक कलम का मूल्य में 20% वृद्धि हो जाती है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का कैलकुलेशन करने के लिए हम सिखाए थे 20% बराबर क्या होता है 20/100। इसी को हम 1/5 लिख सकते हैं। यहाँ जो बोल रहा है वृद्धि,
तो वृद्धि का मतलब हमने बताया था बेस का बेस सेम रहेगा और यहाँ चूँकि वृद्धि बोल रहा है और यहाँ 1/5 है, 1 इसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इसका मतलब है ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है PRIC प्राइस जो है ₹5 से बढ़कर ₹6 हो गया। ₹5 से बढ़कर क्या हो गया? ₹6 हो गया। तो अब क्या करना है? कंजप्शन यानी P यहाँ है तो C कैसे करेंगे? 6 और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 5। 5 छक 30, 6 पचे 30 यानी कि खर्च क्या है हमारा अभी? सेम है। P गुने C इज इक्वल टू E होता है। ये क्लास परसेंटेज क्लास 1 में बताया था। चूँकि प्राइस ₹5 है, कंजप्शन अब क्या कर रहे हैं? 6 करेंगे तो 30 हो जाएगा। जब प्राइस बढ़ जाएगा, ₹6 हो जाएगा, तो वो कलम अब क्या मिलेगा? पहले 6 मिलता था, अब 5 मिलेगा उतने ही पैसा में। तो 5 छक 30, 6 पचे 30 यहाँ पे कैलकुलेशन बराबर हो रहा है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे क्या हो रहा है? बराबर देखने को मिल रहा है। अब क्या बोल रहा है कि ₹2 में 1 कलम कम खरीदता है। भैया ₹2 में 1 कलम कम खरीदता है। यहाँ देखिए ₹2 बोल रहा है ₹2 में 6 कलम 6 कलम कम खरीदता है। ठीक है? कम खरीदता है। तो ₹2 में 6 तो ₹1 में कितना होगा? वो सिर्फ क्वेश्चन को घुमाने के लिए ₹1 में 3 कलम क्या खरीदेगा? कम कम खरीदेगा। इसको हम ये बोल सकते हैं ना, जब ₹2 में 6 कलम कम खरीदता है, ₹2 में 6 कलम कम खरीदता है तो ₹1 में 3 कलम कम खरीदेगा। तो यहाँ से कैलकुलेशन हो गया ₹1 कलम का गैप कितना है? ₹3। अब 3 कलम का गैप निकाल दिए ₹1 में। इसके बीच का अंतर कितना है? ₹1 का। ठीक है, अब यहाँ 6 कलम, चूंकि ये कंजप्शन है, कंजप्शन का मतलब होता है उपभोग करना, वस्तु का उपभोग करता है। यहाँ कलम का चूंकि आ गया तो कलम का कंजप्शन कर रहा है कितना? ₹1 यानी ₹1 में 3 कलम कम। 3 का गैप हमको खोजना है। यहाँ कितना का गैप है? 1 का गैप है। अगर हम 6 को 2 से गुना करते हैं तो यहाँ कितना होता है? 12। और अगर हम यहाँ 5 को 2 से गुना करते हैं, यहाँ कितना होगा? 10। 12 और 10 अगर हम देखें जो कितना का गैप है? 2 का गैप है। तो 6 को क्या करेंगे? 6 गुने 3 करेंगे तो कितना हो गया? 18। और 5 को 3 से गुना करेंगे, 5 को 3 से गुना कितना हो गया? 15। अब 15 और 12 के बीच 15, 18 और 15 के बीच का गैप कितना हो गया? 3। यानी कंजप्शन का मतलब 3 का गैप आ गया। 3 का गैप आ गया यानी कि 1/, यहाँ लिखेंगे 18 और यहाँ लिखेंगे 1/15। ठीक है? आपको यहाँ तक समझ पा रहे हैं? इसको ₹1 कर देंगे और ये जो होगा ओल्ड प्राइस और ये जो मेरा क्या होगा? न्यू प्राइस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूल्य वृद्धि हो रहा है। मूल्य वृद्धि जब होगा तो शुरुआत में ₹1 में 18 कलम मिल रहा था, ₹1 में 18 कलम मिलेगा, लेकिन मूल्य जब वृद्धि हो जाएगा तो अब उसी वृद्धि से ₹1 में अब क्या होगा? 15 कलम मिलेगा। ठीक है? ₹1 में 15 कलम मिलेगा। ये हो गया आंसर 1, ये हो गया आंसर 2। आई होप आपको समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वर्तमान में ₹1 में कितना उपलब्ध है? वर्तमान का मतलब है न्यू, वर्तमान का मतलब होता है न्यू और ओल्ड का मतलब पुराना। तो वहाँ पूछ रहा है वर्तमान में कितना रुपया कलम उपलब्ध है? वर्तमान में ₹1 में, तो ₹1 में 15 कलम। इसका आंसर यहाँ पे अभी ये होगा। ओल्ड पूछे तो इसका आंसर ये होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। एक बार फिर से मैं डिस्कस करता हूँ। ₹1 एक कलम का मूल्य में 20% का वृद्धि हो जाता है। तो मैंने बताया था 20% का वृद्धि का मतलब होता है 20, यहाँ से कैलकुलेट किए 1/5 हो गया। चूंकि वृद्धि का बात बोल रहा है तो ये बेस है, ये बेस में बेस सेम रखेंगे और वृद्धि जब बोले इसमें 1 है तो 1 ऐड कर देंगे यानी 6, यानी ₹5 से बढ़कर वस्तु का दाम कितना हो रहा है? ₹6 हो रहा है। और कंजप्शन मेरा सेम है, चूंकि बोल रहा है कि एक व्यक्ति को ₹2 में 6 कलम कम खरीद पाता है। ठीक है, तो खर्च तो उतना ही कर रहा है, इसका मतलब यानी कंजप्शन मेरा सेम है।
P को C से गुना करेंगे, P से प्राइस, C से कंजप्शन इक्वल टू क्या होता है एक्सपेंडिचर। P गुने C इक्वल टू यहाँ 5 छक 30 हो गया और 6 गुने 5 हो गया। यहाँ पे कंजप्शन मेरा यहाँ पे सेम है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब चूंकि कलम की बात रहा कि 2 रुपया में 6 कलम कम खरीदता है, 2 रुपया में 6 कलम कम खरीदता है, तो इसको हम और सिंपल करते हैं। चूंकि ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, इसी लाइन को ट्विस्ट किया है, तो 1 रुपया में 3 कलम क्या होगा, कम खरीद पा रहा होगा। तो यहाँ पे हम 1 रुपया में, चूंकि यहाँ 1 रुपया का गैप दिया हुआ है, 5 रुपया से बढ़कर 6 रुपया हो गए। कितना का गैप है, 1 रुपया का गैप है। आई हो आप समझ पा रहे होंगे। 2 रुपया अगर कहता है तो उसको हम अलग से कैलकुलेट करते, 5 दूना यहाँ 10 कर देते और 6 दूना 12 कर देते, तो यहाँ का 2 रुपये का अंतर होगा। इसी को और हम सिंपल किए, 1 रुपये में 3 कलम खरीद पाएगा। इसी को हम सिंपल में वस्तु की बात किए तो 6 यहाँ लिखे, 5 यहाँ लिखे, ठीक है, कलम है। अब 3 का गैप खोजना है हमको, तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 आएगा और 5 को 2 से गुना करेंगे 10। 12 और 10 के बीच में कितना का अंतर है, 2 कलम का अंतर है, लेकिन हमें ढूंढना है 3 कलम का अंतर। तो 6 को 3 से गुना करेंगे 18 होगा, 5 को 3 से गुना करेंगे 15 होगा। 15 और 18 के बीच में कितना होगा, 3 का अंतर, यानी कि 1 रुपये में 18 कलम पूरा पहले मिल रहा था और अब जो मिलेगा 1 रुपये में 15 कलम मिलेगा। ये न्यू आंसर हमारा ये है। आई होप आप ये बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। आप एक और क्वेश्चन डील करता हूं मैं आपके साथ। कहीं भी आपको अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो आपसे सादर निवेदन है कि आप हमारे कमेंट बॉक्स में आएंगे और क्वेश्चन नंबर आप लिखेंगे और जिस तरह का आपको प्रॉब्लम आ रहा होगा आप वहाँ पे आप लिखिए, समझने में दिक्कत आ रहा है या स्टेप को सॉल्यूशन करने में दिक्कत आ रहा है, तो फिर मैं उसी के अनुसार थोड़ा सा अपने आप में इम्प्रूव करूँगा। क्योंकि मैं अपने स्तर से कोशिश करता हूँ कि जितना सिंपल तरीका से हो सारा स्टेप को मैं समझाता हूँ और आपको, ताकि समझने में कहीं दिक्कत ना हो। फिर भी यदि आपको कहीं प्रॉब्लम आ रहा हो समझने के स्तर पे तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बताएं। आपसे सादर निवेदन है। आगे का प्रश्न हम बढ़ते हैं आगे एक नए टाइप की ओर। ये प्रश्न 13 नंबर है, ये टाइप 13 है। ये है सिनेमा हॉल। सिनेमा हम जाते हैं सैयारे, सैयारे सिनेमा चले आज जाना है हॉल, तो सिनेमा हॉल में, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 12.1/2% की क्या होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि हो जाता है, ठीक है। लेकिन मालिक के आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, नहीं पड़ता, तो टिकट की बिक्री, टिकट के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। सोचिएगा, सॉल्यूशन करते हैं इस प्रश्न को। प्रश्न ये है कि सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 12.5 यानी 12.5% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है।
12.5 का मतलब मैंने आपको बताया था 12.5%। इसको मैंने बताया था 1/8। ठीक है, कैसे आएगा 1/8? याद चार्ट नहीं है तो 12% का मतलब क्या होता है, 12 को यहाँ से क्या करते हैं, गुना करते हैं और यहाँ से ऐड करते हैं। 12 दूना 24 और 1 25। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 25 बटा क्या लिखेंगे, 100। ये चूंकि 2 में है, ऐसे लिखता हूँ, ये 2 है, 12 को 2 से गुना करेंगे 24 और 1 हो गया 25। 25/2 तो 25/2 लिखे। अब चूंकि प्रतिशत है तो इसको क्या कर 100 में लिखेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर 25 से कम 25, 25 चौके 100 तो 4 दूना 8, 1/8 हो गया। अब ये 1/8 हो गया। ठीक है, 1/8 का मतलब मैं क्या बताया था कि टिकट के मूल्य में वृद्धि। ये वृद्धि जहां बोला तो भैया वृद्धि का मतलब 8 और 1 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 9। यानी 8 से क्या हो गया 9 हो गया। 8 से क्या हो गया 9 हो गया। ये हो गया प्राइस। ठीक है, ये कंजप्शन होगा तो 9×8 = 72 और इसको यहाँ कर देंगे, क्रॉस कर देंगे तो 9×8 = 72 और 8×9 = 72। लेकिन मालिक की आय पर, मालिक के आय पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। 9×8 = 72 रुपये यहाँ भी कमा रहा है, 9×8 = 72 रुपया, 8×9 = 72, 9×8 = 72। मालिक के आय पे कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा। तो बोल रहा है टिकट की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा, टिकट के बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ये एक का अंतर है, एक का अंतर है, यानी 8 से क्या हो गया 9 हो गया। यानी 8 से क्या हो गया 9 हो गया। ठीक है, 8 था ये 9 हो गया। प्रतिशत के रूप में निकला है तो 100 को यहाँ से और 100 को यहाँ से, इसी को कैलकुलेट जब कर देंगे हम, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 11.1/9% इसका क्या होगा प्रभाव होगा उसके ये टिकट की बिक्री पर। ठीक है, तो आई होप ये हो जाएगा, कमी हो जाएगा। क्योंकि क्या हो रहा है 12% मूल्य जो है वृद्धि हो रहा है। 12% मूल्य में वृद्धि होगा तो टिकट क्या होगा, बिक्री जो हो जाएगा 11% क्या हो जाएगा कमी होगा। ठीक है, इसको डाउन से भी हम दिखा सकते हैं। ठीक है, 11% उसके टिकट में जो होगा, टिकट के बिक्री में क्या होगा कमी होगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। मेरी कोशिश थी कि जितना इजी तरीके से मैं समझा पाऊँ, मेरा एक अथक प्रयास है, भागीरथी प्रयास मैं भी करूँगा। तो भागीरथी प्रयास आपको भी करना होगा, क्योंकि भगीरथ जी जो है गंगा को पृथ्वी फैलाने का अथक प्रयास किया, उसी को हम भगीरथी प्रयास कहते हैं। तो आपको भी अपने उज्जवल भविष्य के लिए भगीरथी प्रयास करना होगा। क्योंकि ये जो मैं आपको फ्री लेक्चर दे रहा हूँ, आप विश्वास कीजिए, क्योंकि इसी लेक्चर को मैंने पढ़ने के लिए बहुत मोटी रकम दिया था। मेरा यह यूट्यूब चैनल उनके लिए है जिनके पास प्रतिभा तो है लेकिन साधन नहीं, और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जिनकी ऊंची उड़ानें हैं। मैं उसके ऊंची उड़ान भरने में ईंधन के रूप में मैं उसका सहयोग दे रहा हूँ, ताकि वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ सके। मेरी भावनाएं को आप समझिए, मेरा उद्देश्य को आप समझें कि आपके कद को आगे बढ़ाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। कहते हैं कि माता पिता और गुरु जो होता है, जब माता पिता और गुरु से आगे कोई बढ़ जाता है तो माता पिता और गुरु जो है खुश होते हैं। लेकिन थॉमस हॉब्स के बारे में जब हिडोलिज्म पढ़ेंगे, जब इथिक्स टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगा, यूपीएससी के बारे में जो पेपर 4 है, तो बहुत डिटेल से मैं आपको समझाऊंगा हिडोलिज्म क्या होता है, स्वार्थवाद क्या होता है। तो आई होप मैं आपसे निवेदन करूंगा, और अगर आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं आपको डांट के कहूँगा कि आप बेहतर तरीके से नोट्स बनाएं और बहुत अच्छे से रिवीजन करें। मैं जितना अलग अलग टाइप आपको बोर्ड पे लिखाते जा रहा हूँ, आप उस टाइप को नोटबुक में बहुत अच्छे साफ सुथरे तरीके से आप नोट बना लें। उसके बाद क्या करना है कि मैं एक दिन में जितना लेक्चर जितना टाइप पढ़ाता हूँ, आप कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। अगर 30 मिनट मैं प्रैक्टिस
करवाता हूँ आपको, तो खुद से क्वेश्चन आपको लिखना है, जिससे आप क्या करिए, पहले एक बार मेरा स्टेप को, एक बार सॉल्यूशन करने का तरीका को आप समझ जाएँ, प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद आपका जो काम है, रफ कॉपी में ये क्वेश्चन को लिखेंगे। रफ कॉपी में ये क्वेश्चन को लिखने के बाद मेरा जो स्टाइल है सॉल्यूशन करने का, आप वो जो स्टाइल को पकड़ेंगे, सॉल्यूशन करेंगे और सॉल्यूशन करने के बाद आप देखिए आप जो सही आंसर तक पहुँच पाते हैं या नहीं। अगर आप पहुँच पा रहे हैं, तो आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे हैं और मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँगा। इसी के साथ आज चूँकि रक्षाबंधन है, सभी बहनों को, सभी भाइयों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। मिठाइयाँ खाएँ और बहनों के हमेशा दुख-सुख में खड़ा रहें। इस भाई को भी अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होगा, चूँकि कहा जाता है कि भ्राता कर्म, भाई का भी कुछ कर्म होता है। तो मैं आपके भाई के रूप में आपके उज्ज्वल भविष्य का कामना करता हूँ और मैं हमेशा आपके लिए खड़ा हूँ। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें। प्रश्न से संबंधित जितनी भी समस्या हैं, आपसे निवेदन पहले भी किया और मैं फिर निवेदन करूँगा कि आप ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि मैं आपके प्रश्न को मैं समझ सकूँगा और ताकि मैं सॉल्व भी कर सकूँगा। और इसी के साथ आज की कड़ी को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आगे फिर हम नई कड़ी में आपके समक्ष उपस्थित होंगे, मौजूद होंगे। तब तक आप अच्छे से रहें, अपने स्वास्थ्य को ख्याल रखें, अपने और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों। बाय बाय।